हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर वन सब्जेक्ट की, जो कि बीए प्रोग्राम और सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट रहने वाला है, जिसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, जबकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चे काफ़ी डरते हैं। मेरी गारंटी है इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपका जो डर है बिल्कुल खत्म हो जाएगा और कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और आगे बात करें, अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है एकलव्य स्नातक वन, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आगे बात करें, पहले बात करते हैं इस पेपर के पैटर्न की। तो 3 एंसियन पैसेज आपको देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम के अंदर, और 2 पार्ट्स में ये जो क्वेश्चन पेपर है बटा होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी, है ना। और जितने भी क्वेश्चन बोले जाएंगे वो कंपलसरी होंगे, समझ रहे हो। कंपलसरी कहने का मतलब है जैसे कि जो पार्ट ए है ना, उसमें जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं, और पार्ट बी है उसमें से भी कि आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। कहने का मतलब है टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 6 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, यानी 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट। और जैसे पार्ट ए है उसमें आपको 250 से 300 वर्ड्स में आपको आंसर करना है, एंड जो पार्ट बी आपको 450 से लेकर 500 वर्ड्स में आपको आंसर करना है, ठीक है। समझ आ गया। जो आपके आंसर पैसेज है कुछ इस प्रकार के आते हैं। पैसेज वन, आप लेंथ देख सकते हो पैसेज की कितनी बड़ी आती है। देखो पैसेज वन की बात करूँ, पैसेज वन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। देन पैसेज टू जो कि एक पोयम आती है ना, और कोई सी भी आ सकती है, ये अनप्रेडिक्टेबल है, कोई नहीं कह सकता कौन सा पैसेज कौन सी पोयम आएगी, ये ध्यान रखना। ये पेपर का पैटर्न है आपका। एक मिनट देखो, ये पोयम छोटी सी आती है, एंड पैसेज थ्री आप देखो इसकी लेंथ भी काफ़ी बड़ी है, जो कि एक डायलॉग बेस्ड आता है। डायलॉग बेस्ड ये होता है जहाँ पर आपको कन्वर्सेशन दे रखी होती है 2 लोगों की, इसको हम बोलते हैं डायलॉग बेस्ड पैसेज, जो कि पैसेज थ्री आपका आता है और ऐसा ही आएगा, ये ध्यान आपको रखना है। इसकी लेंथ आप देख सकते हो। देन आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है पार्ट ए। पार्ट ए में आपको 250 से 300 वर्ड्स में लिखना होता है, और आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया जैसे कि क्वेश्चन वन है वो पैसेज वन पर बेस्ड है, क्वेश्चन टू और थ्री जो है वो पैसेज टू पर बेस्ड है, एंड क्वेश्चन फोर एंड फाइव जो है पैसेज थ्री पर बेस्ड है। एंड ऐसे पार्ट बी की बात करूँ, इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, और 450 से 500 वर्ड्स की इसकी लिमिट होती है। और यहाँ पर ही मेंशन कर दिया गया 6 क्वेश्चन जो है वो पैसेज वन पर बेस्ड है, एंड 7 और 8 पैसेज टू पर बेस्ड है, और जो क्वेश्चन 9 और 10 है ये पैसेज थ्री पर बेस्ड है। अब देखो जो हमारा फॉर्मेट रहेगा इस वीडियो का, हम कैसे करने वाले हैं, हम ऐसे पार्ट ए पार्ट बी नहीं करेंगे। हम जो करेंगे, पहले पैसेज वन को मैं आपको समझा दूंगा, मतलब समरी बता दूंगा जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। देन हम बात करेंगे पैसेज वन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पार्ट ए और बी में से, उसको करेंगे। देन ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। आपको समझ आया। अब देखो मैं यहाँ पर पूरा पैसेज तो पढ़ूंगा नहीं, वीडियो बहुत लंबी जाएगी, है ना। मैं आपको समरी बताते चलूंगा, उसके सारे क्वेश्चन आपको बताते चलूंगा, और उसके आंसर कैसे करना है एग्जाम के अंदर, चाहे कोई सा ही पैसेज आ जाए। अब जो मोस्ट कॉमन फैक्टर जो मैंने देखा है ना आपके इस एग्जाम के अंदर, वो क्या है कि भाई लेटर आपसे पूछा जा रहा है, पैसेज पर बेस्ड है, बट कोई बात नहीं, लेटर आपको करना कैसे मैं बता दूंगा, है ना। और 2 तरह के लेटर आ रहे हैं, ध्यान रखना आपको, एक फैमिली को लिखने का और एक लेटर टू एडिटर आ रहा है। दोनों बता दूंगा, आपको टेंशन मत लो। और डायलॉग लिखने के लिए आ रहा है भाई आपके एग्जाम के अंदर, जो कि आपको आप पीडीएफ से उठा कर देख लो। डायलॉग लेटर कॉमन है बिल्कुल, ऐसे 1-2 साल में पूछा गया है, ठीक है। एंड डायरी एंट्री भी कॉमन है, हर साल पूछी जा रही है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, जो कि पार्ट बी में पूछे जाते हैं। पार्ट ए टोटली पैसेज बेस्ड है, लेकिन पार्ट बी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो बिल्कुल कि आप खुद से लिख सकते हो। मतलब कहने का मतलब पैसेज का इतना रोल नहीं रहता, बट थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए पैसेज का, जहाँ तक मैंने देखा है। समझ आ रहा है आपको। अब आगे बात करें, हम पैसेज वन फिर टू फिर थ्री ऐसे समझते चलेंगे, बट पहले पैसेज वन, देन उसके क्वेश्चन, पैसेज टू, देन उसके क्वेश्चन, देन पैसेज थ्री, देन उसके क्वेश्चन, हम ऐसे करने वाले हैं। अब जो पैसेज वन है आपको इसकी समरी बता देता हूँ, आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से ले लेना, आप इसको पढ़ लेना खुद बैठ के, ठीक है, आपको सारा समझ आ जाएगा। अब देखो जो फर्स्ट पैसेज है ना आपका, वो किस पर बेस्ड है, वो प्रोकास्टिनेशन पर बेस्ड है। आपको पता है प्रोकास्टिनेशन क्या होता है, जो इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो इंपॉर्टेंट काम होता है उसको हम डिले करते रहते हैं, मतलब कल पर टालते रहते हैं, है ना। और ये पैसेज हमें यही बताता है कि जो प्रोकास्टिनेशन है कोई नई प्रॉब्लम नहीं है ना। और लोग जो है एंशियंट टाइम से अपने जो इंपॉर्टेंट काम है उसको टालते जा रहे हैं, ये कोई नई हैबिट नहीं है, लोगों के अंदर एंशियंट टाइम से है। बहुत सारे अर्ली राइटर्स भी हुए हैं, ठीक है, जो कि अब मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि अपना हेसियोड है, सिसरो है, इन्होंने भी लोगों को वॉर्न करा है प्रोकास्टिनेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। और लोग लेकिन फिर भी नहीं मानते। तो आप ये मत सोचना कि नया कंसेप्ट है प्रोकास्टिनेशन का मॉडर्न वर्ल्ड में, नहीं, ये बहुत पहले से है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे बात करूँ, ये जो पैसेज हमको ये भी एक्सप्लेन करता है कि जो प्रोकास्टिनेशन होता है ना, ये हार्मफुल तो होता है लेकिन हार्मलेस नहीं होता है।
क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको डेली लाइफ में देखने को मिलती है। जैसे कि मैं बात करूँ, स्ट्रेस हो गया अपना, है ना, पुअर हेल्थ हो गई, लो मार्क्स हो गए अगर आप स्टूडेंट हैं, और आपका जो वर्क है वो मिस्ड कर सकते हो आप, फाइनेंशियल लॉस आपको होने हो सकता है अगर आप कुछ वर्क प्लेस पे काम करते हो, और अगर आप प्रोकास्टिनेट करते हो अपने काम को, तो काफ़ी दिक्कत आपको आ सकती है अपने वर्क प्लेस में, एंड पुअर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है जो भी आप काम कर रहे हो। तो ये मेन प्रॉब्लम है जो कि प्रोकास्टिनेशन से आती है, जो कि पता होना चाहिए, क्योंकि टोटली हार्मफुल और आपके वेलबींग को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, आगे बात करूं, अब इसको लेकर ना बहुत सारी रिसर्च भी हुई है। ठीक है, अब जो रिसर्चर है ना वो क्या कहता है, आप ध्यान से सुनना, वो कहता है कि जो प्रोकास्टिनेशन है ना, वो केवल एक टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मेरे पास टाइम नहीं इसलिए हम काम को टाल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो अपना प्रोकास्टिनेशन होता है कनेक्टेड रहता है हमारे सेल्फ कंट्रोल से, इमोशन से, और हमारे खुद के कंट्रोल इमोशन से कनेक्टेड है। जब भी आपको पता होगा, हर जो भी काम को टालता है ना उसको पता रहता है कि भाई मैं ये क्यों नहीं कर रहा हूँ, है ना, अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरे संग ये हो जाएगा, है ना। क्योंकि एक प्रोकास्टिनेटर जानता है कि उसको ये करना चाहिए, बट फिर भी वो नहीं कर पाता है क्योंकि उसके उसके ऊपर खुद का कंट्रोल नहीं होता है, समझ रहे हो। और यहाँ पर बहुत सी जो स्टडीज़ हैं वो शो करते हैं कि स्टूडेंट्स जो कि प्रोकास्टिनेट करते हैं ना, वो स्टार्टिंग में तो बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं, समझ रहे हो, लेकिन एट द एंड जब वो दिन आता है, जब उनका एग्ज़ाम वगैरह होता है, तो बहुत सफ़र करते हैं, है ना, बहुत स्ट्रेस में वो रहते हैं, और उनका जो वर्क है वो बहुत पुअर हो जाता है, और उनका जो स्ट्रेस है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और उनकी जो हेल्थ है वो अफेक्टेड होती है ना। लेकिन जो स्टार्टिंग से ही पढ़ते चल रहा है ना, बिल्कुल प्रोकास्टिनेट नहीं कर रहा है, तो उसकी जो लाइफ है बहुत अच्छी चल रही होती है, बिल्कुल रिलैक्स्ड रहता है। एट द एंड स्टार्टिंग में स्ट्रेसफुल रहता है, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है बहुत स्ट्रेस फ्री वो स्टूडेंट रहता है। समझ आया आपको। तो ये बेसिकली जो अपना पैसे जो है ना वो इसी पर बेस्ड है ना। तो मैं कहूँ तो प्रोकास्टिनेशन एक हार्मफुल हैबिट है ना, एंड वी शुड कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम विद प्रॉपर प्लानिंग एंड डिसिप्लिन, अदरवाइज आपको इसके आगे जो कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ सकते हैं। समझ आया आपको भाई, ध्यान रखना। तो ये हमारा जो है पैसेज वन की समरी है, जो कि मैंने बता दी है आपको, उसको आप रीड कर सकते हो, बट कोई फ़ायदा नहीं रीड करने का, क्योंकि भाई जो एग्ज़ाम में आपका पैसेज आएगा वो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट आने वाला है। ठीक है, ये आपका पैसेज वन है, ये ध्यान रखना है। आप देखो जो कि क्वेश्चन आपसे पूछे गए कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, वही मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको भी ऐसे ही प्रिपेयर करना है अपने आप को। जैसे कि जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है पैसेज वन से, वो ये है कि भाई व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रोकास्टिनेशन, जो कि पैसेज वन में बताए गए हैं। ठीक है, और कॉन्सिक्वेंसेज मैं आपको बता चुका हूँ, स्ट्रेस बढ़ता है ना, आपकी जो वेलबींग है वो नहीं रहती है। सो बहुत सारी चीज़ें आप जो कि कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं प्रोकास्टिनेशन के बता सकते हो। इंट्रोडक्शन की बात करूं, अकॉर्डिंग टू पैसेज वन, आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, देन आपको मेन बात लिखनी है, देन कंक्लूड भी करना है अपने आंसर को। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पैसेज वन, द प्रोकास्टिनेशन इज नॉट मेरली हार्मलेस हैबिट ऑफ डिलेइंग वर्क, इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम दैट नेगेटिवली अफेक्ट्स अ पर्सन्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, हेल्थ, वेलबींग एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। सही बात है ना। एंड रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट प्रोकास्टिनेशन लीड्स टू सेवरल हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल फेयर्स। यानी कि जो प्रोकास्टिनेशन होता है केवल आपको पर्सनल लाइफ में अफेक्ट करेगा, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको अफेक्ट करता है। देखो, अगर कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूँ तो पहला है आपका जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी, वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना। जो ऐसे लोग जो कि प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं अक्सर अपने काम को, अपने वर्क को, वो एक हायर लेवल ऑफ स्ट्रेस हो क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, बिकॉज इंपॉर्टेंट टास्क रिमेन अनफिनिश्ड, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं जो टाइम पे होने थे वो अनफिनिश्ड रह जाते हैं, है ना, अंटिल द लास्ट मोमेंट, क्योंकि लास्ट मोमेंट आ जाता है लेकिन वो काम वो नहीं हो पाता है। एंड द प्रेशर ऑफ डेडलाइंस क्रिएट्स एंग्जाइटी एंड मेंटल स्ट्रेन, है ना भाई, जो प्रेशर होता है डेडलाइन मीट करने का कि भाई डेडलाइन में वो काम करना है, वो नहीं हो पाता है। समझ रहे हो आप। दूसरा जो कॉन्सिक्वेंस है वो है भाई लोअर वेलबींग एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस तो आपकी बिल्कुल चले जाती है और वेलबींग आपकी बिल्कुल घट जाती है ना। ये पैसेज हमको बताता है कि प्रोकास्टिनेटर जो है ना वो जनरली हैव लोअर लेवल्स ऑफ वेलबींग, बिल्कुल वेलबींग नहीं होती है, एंड वो लगातार भाई चिंता में रहते हैं, जो उनका काम है वो भाई अनफिनिश्ड ही रह गया, और जिससे उनकी जो मेंटल पीस है वो कहीं ना कहीं खो ही जाती है, और उनको सेटिस्फेक्शन भी नहीं होता है लाइफ के साथ बिल्कुल भी। ठीक है, और सोचते हैं काश हमने उस टाइम पे वो काम कर लिया होता। ठीक है, आगे बात करें, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है अगर आप स्टूडेंट हैं तो। स्टडीज साइडेड इन द पैसेज शो दैट प्रोकास्टिनेटिंग स्टूडेंट्स अर्न
लोअर ग्रेड्स देन अदर। सीधी सी बात है भाई, आप काम को प्रोकास्टिनेट करोगे अपनी पढ़ाई को तो आपके जो ग्रेड्स है वो लोअर ही आएंगे दूसरों, सीधी सी बात है। एंड डिलेइंग वर्क रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ असाइनमेंट्स एंड प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है भाई, जो अपना हम वर्क को रिड्यूस है ना, डिलेइंग वर्क रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ असाइनमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम फॉर एग्जामिनेशन। अगर हम क्या करते हैं भाई, डिले करते रहते हैं वर्क को, तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ असाइनमेंट्स होती है ना, जो हम बनाते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह, जो एग्जामिनेशन की हम प्रिपरेशन करते हैं, उसकी क्वालिटी घट जाती है। हम फिर वही बात है, लास्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह देख लिए, एग्जामिनर ने क्वेश्चंस थोड़े घुमा दिए तो आप नहीं कर पाते उसको, तो वो दिखाता है आपकी लोअर क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन। समझ रहे हो आप। एंड आगे हम बात करें हेल्थ प्रॉब्लम्स की, तो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको आते हैं। खुद सोचो, जो आपने पूरे साल नहीं करा आप उसको एक दिन में करने की कोशिश करोगे तो आपका तो दिमाग की जो धज्जियाँ उड़ जाएगी, कहने का मतलब कि मेंटल पीस बिल्कुल खो जाएगी। तो वही बात है, प्रोकास्टिनेशन इज एसोसिएटेड विद मिस्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट्स एंड इंक्रीज्ड इलनेस। रिसर्च फाउंड दैट क्रोनिक प्रोकास्टिनेटर्स रिपोर्टेड हायर लेवल्स ऑफ सिकनेस एंड पुअर हेल्थ। कहने का मतलब ऐसे जो है वो जो लगातार प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं काम को, उनमें हायर लेवल ऑफ सिकनेस और पुअर हेल्थ हमें देखने को मिली है, जो कि अपनी मेडिकल अपॉइंटमेंट्स को मिस कर देते हैं, इतना काम को डिले करते हैं कि हमको पैसे में बताया गया है। ठीक है, फाइनेंशियल लॉस भी हो जाता है भाई। तो बहुत से लोग जो है भाई अपनी मनी को लूज कर देते हैं, क्योंकि अपने इंपॉर्टेंट टास्क जो होते हैं वो डिले कर देते हैं। जैसे कि भाई इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल होती है उसको प्रिपेयर करना होता है डेडलाइन से पहले, लेकिन उसको भूल जाते हैं, जिससे भाई बहुत सारी कॉस्टली मिस्टेक हो सकती है, तो फाइनेंशियल लॉस भी झेलना पड़ता है। एंड रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ वर्क, तो व्हेन टास्क आर कंप्लीटेड एट टाइम एट द लास्ट मिनट द क्वालिटी ऑफ द वर्क ऑफन सफर्स। मैंने ये बताया आपको, अगर हम लास्ट टाइम पे करते हैं उस टास्क को तो जो क्वालिटी ऑफ वर्क होता है हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उसी काम को अगर हम प्रॉपर टाइम देते हैं, जो जो टाइम रिक्वायरमेंट है, तो वो जो क्वालिटी ऑफ वर्क होता है ना भाई वो बहुत बढ़िया होता है, जो कि आपको अलग बनाता है बाकियों से। समझ रहे हो आप। एंड प्रोकास्टिनेटर्स आर अनेबल टू गिव सफिशिएंट टाइम एंड अटेंशन टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और जो प्रोकास्टिनेटर्स होते हैं वो सफिशिएंट टाइम और अटेंशन जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं उसके खिलाफ वो नहीं दे पाते हैं। समझ रहे हो आप भाई, ये ध्यान रखना है। और सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर होता है, जो जो लोग वही प्रोकास्टिनेट करते हैं वो एक तरह से खुद को हरा रहे हैं। ठीक है, ध्यान आपको रखना है, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है, और प्रोकास्टिनेशन एज अ फेलियर है एक तरह से सेल्फ रेगुलेशन का। और इससे बिटवीन गैप बनता है इंटेंशन एक्शन एंड प्रिवेंटिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम अचीविंग देयर गोल्स इफेक्टिवली। है ना भाई, तो वो जो गोल्स को इफेक्टिवली क्या कर सकते थे, अचीव कर सकते थे, उससे वो रह जाते हैं पीछे, गैप बन जाता है इन सब के बीच में। और लास्ट में वो कंक्लूड कर देना इस प्रकार से कि पैसेज वन जो प्रेजेंट करता है प्रोकास्टिनेशन को एक हार्मफुल एंड सेल्फ डिफीटिंग हैबिट के तौर पर, और इससे स्ट्रेस डैमेज, हेल्थ डैमेज, लोअर्स एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, एंड इससे फाइनेंशियल लॉस भी हमें देखने को मिलता है, और ओवरऑल वेलबींग भी रिड्यूस होती है। तो कंक्लूड आप कर सकते हो इस तरीके से, आपको ध्यान रखना है। एंड आगे बात करते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि लेटर पर बेस्ड है, जो कि पैसेज वन से ही है। पहले क्वेश्चन देख लो आप, ठीक है, जो कि पार्ट बी से पूछा गया है। ये देखो, ये पार्ट बी है अपना, जो कि 450 से लेकर 500 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। अब क्वेश्चन जो 6 है वो आपका पैसेज वन पर बेस्ड है ना, आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन 6 जो अपना यहाँ पर है, जो कि पैसेज वन से, वो क्या कहता है, राइट अ लेटर टू अ यंग मेंबर ऑफ योर फैमिली एम्फेसाइजिंग अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ पंचुअलिटी एंड प्लानिंग इन लाइफ। यानी कि जो पंचुअलिटी होती है, पंचुअलिटी क्या होती है भाई, कि हर चीज़ हमें टाइम पे करनी है ना, तो आपको ये इंपॉर्टेंस बतानी है। और लाइफ में प्लानिंग कितनी ज़रूरी होती है इसकी इंपॉर्टेंस आपको बतानी है। जो कि कोई यंग मेंबर है, वो छोटा है, यंग एज में है ना, आपको उसको लेटर लिखना है, इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है आपको, जो कि बिल्कुल सिमिलर है पैसेज वन से। पैसेज वन में भी इसी आइडिया के ऊपर बात करी गई है, वही आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ये ध्यान रखना है। तो देखो भाई, अब यहाँ पे जो लेटर एक तरह से आप कह सकते हो इनफॉर्मल लेटर है ना। इनफॉर्मल लेटर अक्सर कैसे लिखे जाते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही लिखना एग्जाम के अंदर, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ये देखो, हम वर्ड की जो लेंथ है ना, जो जैसे जो क्वेश्चन की डिमांड है उसी को हम पूरा करते हुए चलेंगे। एग्जाम के अंदर भी पूरा वर्ड लिमिट आपको लिखना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको लिखना है अपना सेंडर्स एड्रेस। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम में देगा तो है नहीं, अब वो खुद से लिख देना है, 15 ABC कॉलोनी न्यू दिल्ली, आपका सेंडर्स एड्रेस हो गया। देन वन लाइन आपको छोड़नी है, फिर आपको डेट लिखनी है, और फिर आपको लिखना है डियर रोहन। जो भी यंग मेंबर है आपकी फैमिली में उसको आप लिखना चाह रहे हो तो उसी का नाम यहाँ पर आपको मेंशन करना है। अगर अपने मन से भी कुछ लिख सकते हो, यानी कुछ और यही लिखोगे आप, अपने मन से अपना मेंशन कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है।
स्टार्ट आपको ऐसे ही करना है। आई होप यू आर डूइंग वेल, एंजॉइंग योर स्टडीज। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर सम थॉट्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी एंड प्लानिंग लाइफ। दिस टू क्वालिटीज में सीम सिंपल, ये जो क्वालिटीज आपको सिंपल दिख सकती है बट दे प्ले अ वाइटल रोल इन अचीविंग सक्सेस एंड हैप्पीनेस। अगर आपको ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहिए, अचीव करना चाहते हो हैप्पीनेस को, सक्सेस को, तो भाई ये जो दो क्वालिटीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। समझ रहे हो? पंक्चुअलिटी इज़ द हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स एट अ राइट टाइम, यानी कि सही समय पर हम उस काम को कर रहे हैं, पंक्चुअलिटी है ना। और आप एक जो पंक्चुअल पर्सन होता है वो रिस्पेक्ट करता है टाइम की, है ना, और उसकी वैल्यू समझता है भाई टाइम की क्या वैल्यू है। और जो टाइम है बहुत ज़्यादा प्रीशियस रिसोर्स हमारी लाइफ के अंदर, क्योंकि अगर ये चले गया ये कभी भी वापस नहीं आ सकता है। स्टूडेंट्स हु कंप्लीट देयर असाइनमेंट्स ऑन टाइम, अटेंड क्लासेस रेगुलरली एंड प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशंस इन एडवांस यूजुअली परफॉर्म बेटर देन द दोज हु डिले देयर वर्क। समझ रहे हो आप? ये पैसेज वन से बिल्कुल ध्यान रखना ये लाइन। तो आपको ऐसे ही करना है, पैसेज वन से लाइन से उठानी है, आपको यूज़ करना है लेटर के अंदर जब भी बात बनेगी। अगर आपने लाइन से यूज़ नहीं करी तो अदरवाइज आप दिक्कत में पड़ सकते हो, मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करना बहुत आसान है, आप कर लोगे। ये एक तरह से इनफॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर आएगा आपके एग्जाम के अंदर, आपको ऐसे ही करना है। एंड देखो आगे, पंक्चुअलिटी ऑल्सो हेल्प्स अस बिल्ड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रस्टवर्दी। सही बात है, अगर हम पंक्चुअल रहते हैं ना तो एक तरह से रेपुटेशन बनती है हमारी, और हम रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ना भाई हर चीज़ के लिए, और ट्रस्टवर्दी रहते हैं बाकी लोगों के लिए, क्योंकि लोगों को पता होता है हमारी हैबिट से कि हम कैसे इंसान हैं। ये ध्यान रखना है। और जो दूसरी क्वालिटी है वो प्लानिंग है। प्लानिंग मतलब होता है सिंपल सा कि अपने टास्क को ऑर्गेनाइज करना और गोल्स को सेट करना बिफोर टेकिंग एक्शन। मतलब कि हमने एक्शन लिया नहीं है तो हमें एक्शन कैसे करना है उसके लिए हमें क्या करना है, गोल्स बनाने हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो? एंड अ वेल प्लान्ड लाइफ रिड्यूस कंफ्यूजन एंड हेल्प अस यूज आवर टाइम इफेक्टिवली, है ना। तो आपने सुना भी होगा, लोग कहते हैं भाई सोने से पहले टू डू लिस्ट बना लीजिए ताकि आपका जो अगला दिन है वो वेस्ट ना जाए। सेम वैसे तो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो। तो एक वेल प्लान जो लाइफ होती है ना वो कन्फ्यूजन को ख़त्म करती है और टाइम को इफेक्टिवली यूज़ करना सिखाती है हमको। ठीक है, मदद करती है। एंड व्हेन वी प्लान आवर डेली एक्टिविटीज़ वी कैन कंप्लीट आवर वर्क इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर विदाउट फीलिंग स्ट्रेस्ड। समझ रहे हो? अगर हम अपना काम को जो है एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रॉपर कर लेते हैं ना, मतलब हम एक लिस्ट बना लेते हैं, हमें ये एक्टिविटीज़ करने प्लान कर लेते हैं, तो हम थोड़ा कम स्ट्रेस फील करते हैं। और प्लानिंग जो हमको मदद करती है भाई हमारी जो प्रायोरिटीज़ क्या हैं, एंड फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फर्स्ट, है ना भाई। हम लिस्ट बनाते हैं कि भाई जो इंपॉर्टेंट टास्क है उस पर पहले फोकस करते हैं, देन, है ना, तो फिर हम दूसरे पे, तो इससे हमको जो हम अपनी प्रायोरिटीज़ भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये दो क्वालिटी के ऊपर फोकस करने के लिए बोला था लेटर के अंदर, हमने कर दिया है। अब आगे सुनो। You may have heard of the habit called procrastination, which means delaying important work unnecessarily. है ना, आप इंपॉर्टेंट वर्क को क्या करो, डिले कर रहे हो। एंड मैनी पीपल पोस्टपोन देयर टास्क थिंकिंग दैट दे विल डू देम लेटर, कि बाद में कर लेंगे, बट वो करते नहीं है। However, this habit often create stress, anxiety and poor performance. ये ध्यान रखना। तो ये जो हैबिट है हमेशा क्या करती है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पुअर परफॉर्मेंस क्रिएट करती है। और रिसर्च ये दिखाती है कि जो प्रोक्रास्टिनेशन होता है ये पर्सन की हेल्थ, स्टडीज और ओवरऑल वेलबींग पर क्या करता है, इफेक्ट डालता है। Therefore, it is important to avoid delaying work and develop to the habit of completing task on time. तो हमें ये करनी है, जो डिलेइंग वर्क की जो हैबिट है उसको ख़त्म करना है, अवॉइड करना है, और टास्क को टाइम पे कंप्लीट करना है, इसकी हैबिट हमको डेवलप करनी है। समझ आ रहा है भाई आपको? आगे सुनो। और ठीक है, प्रॉपर वर्ड यूज़ करने हैं, आपको ध्यान रखना है पैसेज का प्रॉपर यूज़ करना है। एंड और आपको जो वर्ड लिमिट दे रहा है उसको फॉलो करना है। अगर कम लिखोगे तो भाई नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। एंड पंक्चुअलिटी एंड प्लानिंग वर्क टुगेदर। Planning helps us to decide what needs to be done, and while punctuality ensures that we do it at the right time. समझ रहे हो भाई? तो प्लानिंग हमको मदद करती है कि क्या चीज़ हमें सही टाइम पे करनी चाहिए, मतलब क्या चीज़ करनी चाहिए कि सही है, और पंक्चुअलिटी में बताते हैं कि कौन सी चीज़ सही समय पे करनी चाहिए। टुगेदर दे इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। अगर हम दोनों को साथ अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूव डेवलप कर लेते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करती है, रिड्यूस करती है स्ट्रेस को, हमारे कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करती है। And successful people in every field follow schedules, set deadlines and make effective use of their time. समझ रहे हो? तो जिन लोगों के पास दो हैबिट होती है वो सक्सेसफुल है भाई हर फील्ड में, क्योंकि अपने शेड्यूल्स को फॉलो करते हैं, डेडलाइंस को मीट कर जाते हैं, और अपने टाइम का जो है इफेक्टिवनेस तरीके से यूज़ करते हैं, यानी इफेक्टिव यूज़ करते हैं अपने टाइम का। और लास्ट की जो एंडिंग आपको कुछ इस प्रकार से ही करनी है। आई वुड एडवाइस यू टू प्रिपेयर अ डेली टाइम टेबल एंड सेट रियलिस्टिक गोल्स एंड कंप्लीट योर टास्क अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। तो ये चीज़ आपको बता देनी है ऐसे ही। एंड इवन स्मॉल हैबिट्स सच एज वर्किंग अप ऑन टाइम एंड फिनिशिंग होमवर्क बिफोर डेडलाइंस
तो एक बिग डिफरेंस बनाता है हमारी लाइफ में, है ना। आपने 12th में इंग्लिश पढ़ी होगी, जनरल टू द एंड ऑफ द चैप्टर पर पढ़ा होगा, उसमें जो तिसानी दोषी जी हैं वो कहते भी हैं, अगर अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे एक्शन भी लेते हैं ना, वो बड़े डिफरेंस लाते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, समझ रहे। तो ये उन्होंने बात बोली थी, आपको पता होगा अगर आपने पढ़ी है तो वही बात आपको यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करनी है। आई होप यू विल फॉलो दिस सजेशंस एंड मेक पंक्चुअलिटी एंड प्लानिंग अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। दे विल सर्टेनली हेल्प यू अचीव योर ड्रीम्स एंड बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। तो ये आपको ऐसे लेटर लिखना है, फिर आपको लास्ट में से मेंशन कर देना है विद बेस्ट विशेस योर लविंगली XYZ। पता ध्यान रखना अपना जो पर्सनल नाम है बिल्कुल भी मेंशन मत कर देना एग्जाम के अंदर, एक मिस्टेक हो जाएगी भारी वाली। अब ये पैसेज 2 है, इसकी बात करेंगे हम, ठीक है। फिर इसके क्वेश्चन हम देखने वाले जो कि पोयम है, ठीक है। काफ़ी अच्छी पोयम है, काफ़ी मज़ा आपको आएगा। जिसकी समरी में बता देता हूँ उसके अंदर क्या बात करी गई है, देन हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। देखो भाई, ये जो पोयम है, इसके जो पोएट है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, जो कि एक जाने माने पोएट है, आपको पता होगा। और ये पोयम है अपनी, जो कि पैसेज 2 के नाम से है। इसका जो नाम है मैंडिंग वॉल है। अब इसका मतलब क्या है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पोयम है ये बेस्ड है 2 नेबर्स को लेकर, है ना। आपको पता होगा नेबर्स मतलब पड़ोसी होता है ना। तो ये नेबर्स को लेकर है। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो स्प्रिंग आता है ना, हर स्प्रिंग को क्या होता है कि जो नेबर्स हैं वो आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, और जो वॉल है ना जो दोनों के घरों को अलग करती है, उसको रिपेयर कराते हैं ताकि वो टूट ना जाए और जो उनका लैंड है वो एक ना हो जाए, समझ रहे हो आप। तो इसलिए क्या करते हैं, अपने जो वॉल होती है ना, उसको क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। और जो वॉल है ना वो बार बार ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, इसलिए क्या आते हैं वो हर स्प्रिंग को आते हैं, उसको ठीक करते हैं। अब ये जो ब्रेक होती है ना, मतलब टूटती है जो दीवार, ये क्यों टूटती है, बिकॉज ऑफ नेचर। नेचर में जो नेचुरल फोर्सेस होते हैं उससे टूट जाती है, एंड जो हंटर्स होते हैं उनकी वजह से। ये बताया गया हमको पोयम के अंदर। आगे बात करें, अब यहाँ पर जो पोएट है ना वो फील करते हैं कि जो वॉल है ना वो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, एक तरीके से नहीं बना दी गई है, पता नहीं कहाँ से कंसेप्ट आया, सब पोएट कहते हैं, बट ये इसकी ज़रूरत नहीं है। ही हैज़, अब देखो यहाँ पर बताते हैं, ही हैज़ एप्पल ट्रीज एंड हिज नेबर हैज़ पाइन ट्रीज। अब जो पोएट है उनके पास तो एप्पल ट्री है, और जो अपने यहाँ पर इनके नेबर हैं उनके पास पाइन ट्रीज है। तो देर इज़ नो प्रॉब्लम विद बिटवीन दैम, और उनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बताया गया हमको, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पर क्या बताया गया है। अब दोनों के पास अपने अपने ट्रीज हैं, तो कोई प्रॉब्लम इनके बीच में है नहीं, लेकिन जो इनका नेबर है ना, वो एक बात कहता है, जो नेबर है वो एक बात कहता है जो कि उसने अपने फादर से सीखी है। वो कहता है कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, समझ रहे हो आप। तो फेंस मतलब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पे लाइन भी है, ही ओनली सेज गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। तो ये फेंसेस का मतलब कि एक दीवार को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। जो अच्छी दीवारें होती है ना वो अच्छे नेबर बनाती है, यहाँ पर जो वॉल है वो फेंसेस ही एक तरह से। अब ऐसा क्यों बोला गया है, इससे क्या होता है ना कि सेपरेटिज्म होता है, मतलब कि उसका घर दूसरे से अलग रह जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, ये उसका मानना है जो नेबर है पोएट का, है ना। लेकिन अब यहाँ पर ना पोएट, लेकिन उनकी थिंकिंग अलग है, पोएट इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि जो लोगों को भाई जो ओल्ड आइडियाज़ हैं जो विदाउट लॉजिक के चल रहे हैं वो सोच उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए, है ना। तो पोएट का ऐसा मानना है, क्योंकि जो ज़मीन है वो ज़मीन तो रह ही जाएगी ना भाई, क्या करना है उस ज़मीन का। हमें नेबर जो होता है हमारा, उसके संग हमें हंसी खुशी से रहना चाहिए, ना कि हमें कॉन्फ्लिक्ट करते रहने चाहिए। तो दीवार की हमें ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरा पेड़ जो है वो उसके वहाँ जा रहा है, ना ही उसका पेड़ जो है हमारे तरफ है, तो क्या ज़रूरत है वॉल की। तो ऐसे यहाँ पर बात कहते हैं। तो मेन मैसेज में कहूँ इस पोएम को जो है वो ये कहते हैं पोएट कि आपको ध्यान रखना है कि जो वॉल्स है ना वो, और जो बाउंड्रीज होती है वो अननेसेसरी होती है, उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो अच्छी रिलेशनशिप होती है ना वो ट्रस्ट मांगती है, समझ मांगती है आपसी, और कम्युनिकेशन मांगती है। ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी होती है एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए, ना कि दीवार वगैरह हो गई हम बस बातें करें, ये मैटर नहीं करता है। ये ध्यान रखना है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में। बट आज के टाइम पे आपको पता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि भाई जो लोग हैं वो वॉल बनाए ना। हर किसी को अपना एक सेपरेटिज्म चाहिए, मतलब एक आइसोलेशन वाली ज़िंदगी चाहिए, समझ आया। अब हम बात करेंगे भाई इसके क्वेश्चंस की जो पूछे गए आपके एग्जाम के अंदर। काफ़ी पोएम काफ़ी छोटी आती है, टेंशन मत लेना, और काफ़ी इजी आती है, समझ जाओगे आप। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी, ठीक है भाई। और एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, बाकी जो इनका नेबर था वो बिल्कुल भी भाई अपना जो पुराना ख्यालात है जो उनको फादर से मिले उसको बिल्कुल वो चेंज करना नहीं चाहता है।
समझ रहे हो आप। और बार बार वही कहता है गुड फ्रेंड्स में गुड नेबर्स। समझ आया। अब आगे चलो। क्वेश्चन टू हमसे, मतलब जो पैसेज टू का जो क्वेश्चन है वो पूछता है व्हाई डज द वॉल कीप फॉलिंग अपार्ट। ये जो वॉल है वो बार बार मतलब दूर क्यों होते जा रही है, वो क्यों ब्रेक हो रही है, कहने का मतलब ये है। देखो, अकॉर्डिंग टू पैसेज टू, द वॉल कीप्स फॉलिंग अपार्ट बिकॉज ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज कॉन्स्टेंटली डैमेज इट। ये ध्यान रखना, मतलब जो हंटर्स हैं वो एक तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज में कंसीडर करते हैं, आपको पता ही है। तो वो कॉन्स्टेंटली क्या करे, डैमेज कर रही है। और नेचुरल फोर्सेज जैसे कि जो फ्रोस्ट हो गया है ना, मतलब मान लो कि बर्फ वगैरह पड़ गई तो वो क्या करती है, वो दीवार को कमजोर कर देती है, ऐसा बताया गया है आपकी पोएम के अंदर, ध्यान रखना है। तो द पोएट सेज दैट समथिंग देयर इज दैट डज नॉट लव अ वॉल, है ना। पोएट कहते हैं कि भाई कुछ तो ऐसा है जो कि उस वॉल को पसंद नहीं करता है ना, जब भी वो जो वॉल है वो ब्रेक हो जाती है बार बार। रेफरिंग टू द फोर्सेज ऑफ नेचर दैट क्रिएट गैप्स इन द वॉल, है ना। तो यहाँ पर जो डज नॉट लव अ वॉल, कुछ तो वहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर किसको रेफर कर रहे हैं, वैसे कुछ फोर्सेस के बारे में बता रहे हैं जो कि नेचर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो गैप्स बना रहा है वॉल के अंदर, जिस वजह से क्या हो रहा है, हर स्प्रिंग को वो मिलते हैं और उस वॉल को बना देते हैं। तो बताते हैं यहाँ पर ड्यूरिंग विंटर द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल्स एंड पुशेस द स्टोन्स अपार्ट। मैंने बताया ना आपको, जो बर्फ़ होती है अपना, अगर आपके पास ज्योग्राफी होगी 11th 12th में पढ़ा होगा, जैसे 11th में होगी तो पढ़ा होगा आपने, कि जो बर्फ़ होती है अगर वो दीवार के अंदर चले जाती है, स्टोन के अंदर चले जाती है, देन वो पिघलती है। तो वो क्या करती है भाई, जो आपका स्टोन होता है उसको वो दूर खींचती है ना, मतलब वही चीज़ है, मतलब स्टोन को पुश करती है दूर की साइड, जिससे वो ब्रेक हो जाती है। तो वही बात है, ड्यूरिंग विंटर द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल्स एंड पुशेस द स्टोन्स अपार्ट एंड कोजिंग सेक्शंस ऑफ द वॉल टू कोलैप्स, है ना, जिससे क्या होता है कि जो सेक्शन है वॉल को कोलैप्स कर जाते हैं। एज अ रिजल्ट गैप्स लार्ज इनफ फॉर टू पीपल टू वॉक थ्रू अपीयर इन द वॉल, है ना भाई। तो जो गैप्स इतने बड़े हो जाते हैं जिस जो कि दो लोग आसानी से वहाँ से जा सकते हैं। समझ रहे हो आप, वॉल फिर मतलब वॉल का कुछ मतलब नहीं रह गया है, इतने गैप्स हो जाते हैं। और पोएट भाई यहाँ पर ये मेंशन करते हैं जो हंटर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं इस डैमेज के अंदर। दे डिस्टर्ब द वॉल वाइल चेजिंग रैबिट्स एंड अदर एनिमल्स एंड लिविंग स्टोन्स स्कैटर्ड एंड क्रिएटिंग एडिशनल ओपनिंग्स। तो भाई क्या करते हैं, वो रैबिट को चेज वगैरह करते हैं, एनिमल्स को चेज करते हैं, जिससे जो स्टोन्स वगैरह उसको तोड़ देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, और जो ओपनिंग्स है वो खुद से भी कर देते हैं, उसको ऐसे छोड़ देते हैं। एंड ऑल्दो नो वन एक्चुअली सीज द वॉल बीइंग डैमेज्ड, एवरी स्प्रिंग द पोएट एंड हिज नेबर डिस्कवर न्यू गैप्स दैट नीड रिपेयर। तो हर स्प्रिंग को वो आते हैं और देखते भाई नया गैप बन गया है तो उसको रिपेयर कर देते हैं। कोई नोटिस नहीं करता भाई ऐसा क्यों हो रहा है क्या है, लेकिन पोएट को पता है भाई इसका रीजन पीछे का क्या है। समझ आया आपको। आगे देखो, thus the wall keeps falling apart because of nature seems to oppose barriers and human activities such as hunting further weaken it। तो भाई नेचर हमको दिखाता है, या मतलब नेचर को भी लगता है कि भाई जो ये बैरियर्स है नहीं होने चाहिए, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ये और ज़्यादा उसको वीक कर देती है। नेचर तो करता ही करता है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज है वो और क्या कर देती है, इसको वीक कर देती है। एंड देन रेकरिंग डैमेज सजेस्ट दैट वॉल्स आर अननेचुरल। जो वॉल्स है वो ह्यूमन ने बनाई है, अननेचुरल है, कोई ज़रूरत नहीं होती है इसका, क्योंकि डिवीजन क्रिएट करती है। दैट एंड दैट फोर्सेज ऑफ नेचर कॉन्टिन्यूसली या कंटिन्यूली ट्राई टू ब्रेक देम डाउन, है ना। जो नेचर है उसको क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली ब्रेक करने की कोशिश करता रहता है। समझ आया आपको, ये ध्यान रखना है। अब ध्यान से सुनना भाई, जो बताने वाला हूँ मैं आपको, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो डायलॉग पर बेस्ड है। डायलॉग क्या होता है आपको पता है, कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, ज़्यादा भी हो सकती है, बट अगर हम बहुत इसकी डेफिनेशन में जाएं, क्योंकि बहुत सेपरेट तौर पर हम देखें, अगर हम ब्रॉड लेवल पे ना जाए, तो डायलॉग मतलब सिंपल सा होता है कि कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, ठीक है। तो आपको डायलॉग लिखना है। अब डायलॉग किसके ऊपर लिखना है, ध्यान रखना है, पैसेज टू पर बेस्ड है, यानी जो कि पोएम हमने पढ़ी है उस पर बेस्ड है। तो डायलॉग क्या कहना चाह रहा है हमसे, डायलॉग हमें किसके ऊपर लिखना है, ध्यान से सुनो। राइट अ डायलॉग बिटवीन टू एल्डरली सिटीजन्स डिस्कसिंग द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेसी एंड कोऑपरेशन अमंग नेबर्स। यानी आपको डायलॉग लिखना है, दो एल्डरली सिटीजन है जो कि डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेसी एंड कोऑपरेशन अमंग नेबर्स, यानी कि जो नेबर्स हैं उनको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन एक तरह से प्राइवेसी भी रखनी चाहिए। आपको इसके ऊपर डायलॉग लिखना है, जो कि आपको टोटल मैं कहूँ तो 20 टर्न्स लिखने हैं। 20 टर्न्स का मतलब है 10 टर्न एक सिटीजन और 10 टर्न दूसरा सिटीजन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और डायलॉग भाई आता ही आता है और बहुत आसान होता है, मैं तो इतना कहूँगा। डायलॉग, डायरी एंट्री, ये सब बहुत कॉमन है, और लेटर आएगा ही आएगा, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना भाई, ये ध्यान रखना है।
देखो डायलॉग कैसे लिखते हैं बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर हमने दो एल्डर सिटीजन ले लिए हैं, एक है मिस्टर शर्मा, एक है मिस्टर वर्मा। ध्यान से सुनना। तो मिस्टर शर्मा यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कन्वर्सेशन को। गुड मॉर्निंग मिस्टर वर्मा, हाउ आर यू टुडे। मिस्टर वर्मा कहते हैं गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन एंड हाउ अबाउट यू। एंड मिस्टर शर्मा रिप्लाई करते हैं यहाँ पर आई एम डूइंग वेल एंड आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट गुड नेबर्स आर। तो यहाँ पर बताते हैं कि भाई मैं ठीक हूँ, और जो मैं सोच रहा था कि जो नेबर्स कितने अच्छे होते हैं, है ना, या अच्छे नेबर्स होना कितना ज़रूरी है। अब देखो आप, डायलॉग में क्या ज़रूरी है कि भाई जो कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहा है ना, वह क्वेश्चन छोड़ के जाता है, दूसरा उसका जवाब देता है। अगर आपने भाई सारे ही बात एक ही टर्न में लिख दी ना, तो आपको जो दूसरी टर्न बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो वो करना है कि जब भी डायलॉग आता है, कोशिश करो कम से कम बात को एक टर्न में रखो, मतलब एक बारी में रखो, और बात को पूरी एग्जैजरेट करो, ताकि आप 10 टर्न लिख सको हर एक सिटीजन की, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना है। चलो आगे चलें। अब मिस्टर वर्मा कहते हैं दैट इज ट्रू, नेबर्स कैन बी वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग इमरजेंसी। जो नेबर्स होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं अपने, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। मिस्टर शर्मा कहते हैं यस, बट आई ऑल्सो बिलीव पीपल नीड प्राइवेसी इन देयर लाइफ्स। नेबर्स अच्छे होते हैं, इमरजेंसी के टाइम पे मदद करते हैं, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि भाई प्राइवेसी भी होनी चाहिए जिंदगियों के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर। मिस्टर वर्मा कहते हैं आई एग्री, एवरीवन शुड हैव पर्सनल स्पेस एंड फ्रीडम, है ना, कि भाई उनके पास पर्सनल स्पेस होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। मिस्टर शर्मा कहते हैं समटाइम्स नेबर्स इंटरफेयर्स टू मच इन पर्सनल मैटर्स। मिस्टर शर्मा कहते हैं भाई कभी कभार क्या होता है ना कि जो नेबर्स होते हैं पर्सनल मैटर में कुछ ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, जो कि ट्रू भी है, ये ध्यान रखना। बट फिर भी जो ये पुराना कंसेप्ट है, मतलब कि पहले चलता था, या अभी जो पोएट कहते हैं कि भाई वॉल वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो ये भी एक तरह से सही लगता है मुझे। लेकिन जो ह्यूमन मेड कंसेप्ट है, और ये नहीं होना चाहिए। जैसे एक बिना बाउंड्री की दुनिया थी, वैसी होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। मिस्टर वर्मा अब यहाँ पर रिप्लाई करते हैं दैट कैन क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जब नेबर्स वही इंटरफेयर करते हैं ज़्यादा पर्सनल मैटर्स में, तो इससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। और मिस्टर शर्मा कहते हैं सो मेंटेनिंग प्राइवेसी इज इंपॉर्टेंट फॉर पीसफुल लिविंग। तो मिस्टर शर्मा कहते हैं कि भाई इसलिए जो है प्राइवेसी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, अगर आप शांति से ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो, ठीक है। एंड मिस्टर वर्मा यहाँ पर कहते हैं सर्टेनली हाउएवर कंप्लीट आइसोलेशन इज नॉट गुड आइदर। और कहते हैं कि भाई ठीक है, फिर भी जो आइसोलेशन है ना, वो फिर भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा आइसोलेशन कर देना कि कंप्लीटली पूरी प्राइवेसी, आपको पर्सनल स्पेस चाहिए और आप बिल्कुल ही सोशल नहीं है। और मिस्टर शर्मा कहते हैं वाई डू यू से दैट। तो मिस्टर वर्मा कहते हैं बिकॉज कोऑपरेशन अमंग नेबर्स क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। क्योंकि जो कोऑपरेशन होता है, जो सहयोग होता है नेबर्स के बीच में आपस का, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी बनाता है, ध्यान रखना। मिस्टर शर्मा कहते हैं दैट इज अ गुड पॉइंट, पीपल कैन सपोर्ट ईच अदर व्हेन नीडेड। लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं अगर जरूरत है। मिस्टर वर्मा कहते हैं एग्जैक्टली, वी कैन शेयर इन्फॉर्मेशन, हेल्प ड्यूरिंग इमरजेंसीज एंड सोल्व कॉमन प्रॉब्लम्स टुगेदर। तो मिस्टर वर्मा बताते हैं, ठीक है। एंड मिस्टर शर्मा कहते हैं कोऑपरेशन जो है भाई वो नेबरहुड सेफर बनाता है और फ्रेंडलियर बनाता है, जो कि जरूरी भी है। अगर आपके जो नेबर है वही आपको मतलब दुश्मन वाली नज़र से देखने लग जाए, तो आपको मज़ा नहीं आएगा, मतलब, है ना, सुबह सुबह मतलब वही दुश्मनी वाली फीलिंग आएगी। तो नेबरहुड जो सेफर और फ्रेंडलियर आपका होना चाहिए। अब मिस्टर वर्मा कहते हैं यस, अ गुड नेबरहुड डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो एक नेबरहुड कब आता है, जब म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, जो कि पोएट भी कह रहे थे कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए जो है एक अच्छी रिलेशनशिप बनाई जा सकती है, और हमें इस वॉल की एक बाउंड्री की जरूरत नहीं है जो बनाई गई है। और मिश्र शर्मा यहाँ पर कहते हैं फिर कि सो प्राइवेसी प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रीडम वेल कोऑपरेशन स्ट्रेंथन रिलेशनशिप। तो प्राइवेसी भाई इंडिविजुअल की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करती है, और जो कोऑपरेशन होता है वो रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करता है। देन मिस्टर वर्मा कहते हैं यहाँ पर वेल सेड, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी के अंदर दोनों ही प्राइवेसी एंड अपना जो कोऑपरेशन होता है वो जरूरी होता है। एंड मिस्टर शर्मा यहाँ पर कहते हैं वी शुड रिस्पेक्ट अदर प्राइवेसी एंड ऑल्सो बी रेडी टू हेल्प देम। हमें दूसरों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट भी करनी है, और दूसरों की मदद या उनकी मदद करने के लिए भी हमें रेडी रहना है। एंड मिस्टर वर्मा कहते हैं एब्सोल्युटली अ बैलेंस बिटवीन प्राइवेसी एंड कोऑपरेशन मेक्स गुड नेबर्स एंड हैप्पी कम्युनिटी। अगर हम बैलेंस बनाते हैं प्राइवेसी और कोऑपरेशन के बीच में, तो नेबर्स के बीच से में जो है एक हैप्पी कम्युनिटी बन जाती है। समझ आया आपको भाई, ये ध्यान आपको रखना है। ये तो हो गया भाई अपना पैसेज 2 से जो क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम पैसेज 3 की बात करेंगे। ये पैसेज 3 है, आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा पैसेज है ये, जो कि डायलॉग फॉर्म में है। इसकी भी समझ में आपको बताने वाला हूँ, देन हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, ये ध्यान रखना है। और भाई
भाई ध्यान रखना है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपकी रीडिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और आप कोशिश करना कि आप हर एक लाइन को समझो ध्यान से कि का पैसेज क्या करना कहना चाह रहा है। और आपकी अप्रोच सिंपल सी होनी चाहिए। पहले आप सारे पेपर को, पहला पूरा एग्जाम पढ़ लो, पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लो, क्वेश्चन देख लो किस किस तरह के, देन आप पैसेज पढ़ो। और कोशिश यही करना, पहले पैसेज 1 के क्वेश्चंस देखो आप, देन पहला पैसेज पढ़ो, देन क्वेश्चन, देन पैसेज 2। जब आप जाओ पहले पैसेज 2 के क्वेश्चंस आप देख लो, देन पैसेज 2 पर आप जाओ। ऐसे सेम पैटर्न आपको पैसेज 3 के लिए भी फॉलो करना है। समझ आया आपको? अब इस पैसेज की समरी की बात कर लेता हूँ भाई, ठीक है, जो कि विली और लिंडा के बीच में एक कन्वर्सेशन शो करता है, ये ध्यान आपको रखना है। अगर बात करें इस पैसेज की, आपको ध्यान सुनना, इसमें है क्या ऐसा। तो ये एक लेट नाइट कन्वर्सेशन है, किसके बीच में, एक विली लोमन के बीच में और उनकी जो वाइफ है जिनका नाम है लिंडा, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, कन्वर्सेशन है। अब कन्वर्सेशन किस टाइप के, ध्यान से आपको सुनना है। पहले आप, ये जो विली लोमन है एक सेल्समैन है। सेल्समैन कैसे हैं, काफ़ी टायर्ड सेल्समैन है, कहने का मतलब है अपनी सर्विस बहुत दे चुके हैं एज अ सेल्समैन, ठीक है, कंपनी के अंदर। अब ये थक चुके हैं एक तरीके से आप कह सकते हो, और जिनकी वाइफ है एक तरह से आप हाउस वाइफ है ना। अब जो विली है ना, ये बहुत स्ट्रेस रहते हैं क्योंकि इनकी जॉब एक तरह से वो ख़त्म होते जा रही है, और इनका जो सन है जिसके बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको, उसके फ्यूचर को लेकर भी काफ़ी स्ट्रेस्ड रहते हैं, और ये सोचता है कि कितना जो वर्ल्ड है कितना क्राउडेड होते जा रहा है, तो ये भी इनका मेन कंसर्न है, आप कह सकते हो, ठीक है। और आगे बात करें, अब इसमें जो मेन बातें बताई गई हैं वो ये बताई गई है, जो विली है वो काफ़ी ओल्ड है, थक चुका है अपनी ज़िंदगी से, जो कि लगभग 60 साल का वो है, और जो हर हफ्ते उसको ट्रैवल करना पड़ता है ताकि वो सेल्स कर पाए, है ना। और जो उसकी जॉब है ना वो बहुत हार्ड हो चुकी है उसके लिए, क्योंकि सेल्स मैन क्या होता है भाई, आपको जाना होता है, सेल्स निकालनी होती है। बट वो 60 ईयर्स का हो चुका है, तो उसके लिए हर हफ्ते जाना, ट्रैवल करना काफ़ी दिक्कत वाली बात हो गई है उसके लिए, समझ रहे हो। एंड जो लिंडा है उसको बोलती है कि भाई अपने बॉस से बात करो और उससे एक लोकल जॉब की बात करो, जो कि एक डेस्क जॉब हो, है ना, न्यूयॉर्क के अंदर, ताकि वो घर पे रह सके और एक डेस्क जॉब इजीली वो कर सके। और जो विली है तो बहुत प्राउड है, लेकिन वो जानता है, मतलब अपनी सेल्समैन की जॉब है वो काफ़ी प्राउड करता है, लेकिन फिर भी वो जानता है कि वो स्ट्रगल कर रहा है। और दूसरा जो मेन कंसर्न है इस पैसेज के अंदर बताया गया है कि जो विली है वो अपने सन पर काफ़ी गुस्सा है, कि भाई जो विली है ना लगभग 34 साल का हो चुका है, और जिसका नाम बीफ है, ध्यान आपको रखना है क्या नाम है उसका, बीफ नाम है, ठीक है। और विली चाहता है ना कि जो उसका बेटा है, सन है बीफ, वो रिच बिजनेसमैन बने सिटी के अंदर। और लेकिन अब भाई बीफ ऐसा नहीं उतर रहा है ज़िंदगी में, ऐसा नहीं कर रहा, तभी तो उसका जो फादर है वो इतना स्ट्रेस्ड है। तो बीफ जो है वो कहाँ काम कर रहा है भाई, वो फार्म में काम करना उसको ज़्यादा पसंद है अपने हाथ से, और बहुत कम मनी बना पाता है वो इस काम से, जो फार्म में काम करता है, और $35 एक हफ्ते में बना पाता है वो, जो कि कम है अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क सिटी, आप कह सकते हो, मतलब जहाँ पर ये रहते हैं, और अकॉर्डिंग टू हिज फादर ऑल्सो। एंड विली जो है ना भाई बीफ को बोलता है कि लेजी बम समझते हो आप भाई, कि मतलब वो बहुत लेजी है, काम करना नहीं जानता, काम चोर है वो, बिकॉज ही थिंक्स बीफ इज वेस्टिंग हिज लाइफ, क्योंकि जो विले उनको लगता है कि जो आ, उनका लड़का है बीफ, वो क्या कर रहा है, अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहा है, समझ रहे हो आप, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन जो बीफ की मदर है वो हमेशा डिफेंड करती रहती हैं उसको, किसको भाई, बीफ को, किससे, विली से, आपको ध्यान रखना है। वो कहती हैं कि भाई वो अपना एक रास्ता ढूंढ रहा है ना, वो ट्राइंग टू फाइंड हिज ओन वे, है ना, फिगर आउट कर रहा है अपनी ज़िंदगी को, 34 ईयर्स का हो चुका है और ज़िंदगी को फिगर आउट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब मदर डिफेंड कर रही है, और फादर उसको स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि प्लीज़ कुछ करो ज़िंदगी में, मतलब वो स्ट्रेस फील करते हैं, हर फादर को स्ट्रेस फील होता है अगर उनका लड़का भाई एक सर्टेन एज तक आकर भी कुछ ज़िंदगी में नहीं कर पाता है, वो बहुत चिंता में रहते हैं, ये ध्यान आपको रखना है। और एक और बात है यहाँ पर कि भाई जो उसमें पैसे में बताई गई है, इसमें फ्रेज का यूज़ करा गया है, बॉक्स्ड अस इन, ये ध्यान आपको रखना है, जो कि क्वेश्चन भी इसके ऊपर आगे बात करूंगा। तो फीलिंग बॉक्स्ड इन बाय द सिटी, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल एक तरह से एक कमरे में एक जगह पर बिल्कुल बंद से हो गए हो, ठीक है। तो विली जो यहाँ पर कंप्लेन करता है कि जो भाई उनका नेबरहुड है वो लगातार चेंज होता जा रहा है, और जो बड़े बड़े अपार्टमेंट बिल्डिंग्स वगैरह बनते जा रहे हैं, और उनके जो छोटा सा घर है उसके आसपास, और उनको लगता है कि वो बहुत ट्रैप्ड हो चुके हैं, फंस गए हैं, है ना, क्योंकि आसपास कोई फ्रेश एयर नहीं है, कोई सनलाइट नहीं है,
और कोई ग्रीन ग्रास नहीं है, मतलब एक तरह से अजीब सी लाइफ उनको फील होने लग गई है। और वो अपना पास्ट को भाई मिस करते हैं, और जहाँ पर एक ब्यूटीफुल ट्रीज थे, ओपन स्पेस था, और वो कहते हैं एक बहुत ट्रूथ ट्रूथ कहते हैं लाइफ के बारे में, एक सच बताते हैं जो कि एक हार्श ट्रूथ आप कह सकते हो। विल से समथिंग वेरी डीप एंड सैड। क्या कहते हैं, वर्क अ लाइफ टाइम टू पे ऑफ अ हाउस, यू फाइनली ओन इट एंड देर इज नो बडी टू लिव इन इट। यहाँ पर बहुत गहरी बात इन्होंने कही, क्या कि हमें क्या करना है, लाइफ टाइम हम काम करते हैं और एक घर खरीदने के लिए हम क्या करते हैं, पैसा पे करते हैं, है ना, मनी पे करते हैं, लेकिन हम उसको फाइनली हम उसको ओन भी करते हैं, लेकिन लास्ट में उसमें कोई रहता नहीं है हम में से, जो हम कमा रहे होते हैं, रहते कौन है, हमारे बच्चे रहते हैं, देन वो भी लेफ्ट हो जाते हैं, है ना, ये बताते हैं हमको। आपको ध्यान रखना है, तो ये मेन पैसेज की कोर थीम है, समरी है, जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि क्वेश्चन करने के लिए इनफ है। एंड अगर आप पढ़ना चाहते हो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप पढ़ो उसको डिटेल में, काफ़ी मज़ा भी आपको आएगा। देखो, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन पैसेज 3 व्हाट डज द फ्रेज बॉक्स्ड इन इम्प्लाइड। ठीक है, जो बॉक्स इन फ्रेज यूज हुआ है पैसेज के अंदर, ये क्या समझाना चाह रहा है, देखो कहाँ यूज, हमको दिखा भी देता हूँ। देखो, ये जो विली यहाँ पर कहता था, वे दे बॉक्स्ड अस इन हेयर, मैंने बताया था ना कि आसपास बहुत बड़े अपार्टमेंट वगैरह बन गए हैं, एयर वगैरह चेंज हुई तो ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, तो बॉक्स्ड अस इन यहाँ पर यूज हुआ है। तो बॉक्स्ड इन क्या है, ये एक फ्रेज है जो कि इनडायरेक्ट मीनिंग इसका निकल रहा होता है, ये ध्यान रखना है। तो हमसे पूछा है, देखो, इन पैसेज 3 द फ्रेज बॉक्स्ड इन मीन्स फीलिंग कम्प्लीटली ट्रैप्ड, क्राउडेड एंड लॉक्ड फ्रॉम ऑल साइड। एक क्राउडेड फील करना, ट्रैप्ड फील करना, और सारी साइड से हमें क्या होता है, लॉक्ड फील हो जाना, ये बॉक्स्ड इन का मतलब होता है। एंड विली लोमन यूजेस these words to show how much his life and his neighborhood have changed for the worse because of big buildings and crowded cities। ये जो उनका नेबरहुड है, जो नेबरहुड समझते हो ना, ये पास एक जो बगल में रहता है वो नेबर होता है, लेकिन नेबरहुड का मतलब होता है लगभग 2 से 3 किलोमीटर वाला एरिया आपके आसपास का, वो नेबरहुड में आता है। तो ये बताता है कि जो नेबरहुड है वो कैसे चेंज हो रहा है और ख़राब होते जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ बिग बिल्डिंग्स एंड क्राउडेड सिटीज़। अब ये जो फ्रेज है क्या बताता है, लॉस ऑफ ओपन स्पेस एंड नेचर, जो नेचर है भाई, है ना, जो ओपन स्पेस है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो विली जो याद करते हैं टाइम को, है ना, जब उनके हाउस में एक ब्यूटीफुल भाई ट्रीज हुआ करते थे, ग्रीन ग्रास हुआ करती थी, प्लेंटी ऑफ ओपन स्पेस हुआ करता था, मतलब बहुत ज़्यादा खुला एक स्पेस हुआ करता था जहाँ पर जो किड्स हैं वो खेल सकते थे। ध्यान रखना है, ऑन स्विंग, ठीक है ना, आपने झूला सुना होगा, तो उस पर वो झूला भी झूल सकते थे, लेकिन ये सब जो चीज़ें आज के टाइम पे एक तरह से आप कह सकते हो ख़त्म सा हो गया है। नाउ ऑल दोज ट्रीज हैव बीन कट डाउन, ही फील्स बॉक्स्ड इन, तो इनको बॉक्स्ड इन फील होता है, बिकॉज बिग अपार्टमेंट हाउसेज हैव ग्रोन अप एंड अप ऑल अराउंड हिज स्मॉल होम, मतलब छोटा सा घर है उसके आसपास बहुत बड़े हाउसेज जो है बढ़ चुके हैं। एंड ब्लॉकिंग द व्यू एंड ट्रूनिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर, जिससे कि जो व्यू आता था पहले उनकी छोटे से ही घर से, वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, और जो ब्यूटी ऑफ नेचर बिल्कुल रुइन हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। आगे सुनो, नो फ्रेश एयर और सनलाइट, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा जब आप पढ़ोगे इस पैसेज को, ध्यान रखना है। तो कोई फ्रेश एयर और सनलाइट अब यहाँ पर नहीं है, मतलब कि ये फेज हमको बताता है कि जो विली है वो फिजिकली सफोकेटेड फील करते हैं, बंधे हुए फील करते हैं, और वो कंप्लेन करते हैं अबाउट ब्रिक्स एंड विंडोज़ एंड ब्रिक्स, ये बार बार लाइन यूज़ हुई है, ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि उनके आसपास सराउंडेड हो रखे हैं। ब्रिक्स एंड विंडोज़ मतलब कि जो बड़े बड़े अपार्टमेंट से बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, विंडोज़ लगी हुई हैं उनके अंदर, तो जो उनके सराउंडिंग में है तो उसको रिगार्डिंग कंप्लेंट करते हैं। एंड द हैवी कंक्रीट बिल्डिंग्स एंड स्ट्रीट्स पैक्ड विद कार्स ब्लॉक आउट द फ्रेश एयर एंड नेचुरल सनलाइट, जो सनलाइट है नेचुरल वाली, जो फ्रेश एयर उसको ब्लॉक करते एक तरीके से, ठीक है। एंड इट फील्स लाइक लिविंग इनसाइड टाइट बॉक्स इंस्टेड ऑफ अ प्रॉपर होम, घर में रहते हुए, प्रॉपर होम में रहते हुए ऐसा लग रहा है एक टाइट बॉक्स में क्या कर दिया, पैक कर दिया, रख दिया है हमें। ओवर क्राउडिंग एंड स्ट्रेस, द फ्रेज ऑल्सो डिस्क्राइब द हैवी प्रेशर ऑफ अ क्राउडेड सिटी, कि जो है क्राउडेड सिटी होती है उसमें कितना प्रेशर होता है। और विली यहाँ पर फील करते हैं कि भाई पॉपुलेशन जो है ना वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल तरीके से ग्रो हो रही है, जिससे बहुत सारा कंपटीशन नॉइज बढ़ रही है। और जो पीसफुल और जो क्वाइट नेबरहुड था ना, जो पहले हमको देखने को मिलता था, बिल्कुल टाइट होता जा रहा है, स्मेली होते जा रहा है, और फ्रस्ट्रेटिंग ट्रैप बनता जा रहा है। मेंटल ट्रैप फीलिंग, ध्यान आपको रखना, ये भी जो है ये बॉक्स इन फ्रेज सिंप्लीफाई करता है। फाइनली इट शोज विलीज इनर स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, विली अंदर ही अंदर क्या सोचते हैं ये भी दिखाता है ये।
और ही इज ओल्ड एग्जॉस्टेड एंड फेलिंग एट हिज सेल्समैन जॉब। ठीक है ना, अभी अपनी सेल्समैन जॉब में फेल होते जा रहे हैं, मतलब 60 साल की होगी, अब क्या सेल्समैन की जॉब रह गई, समझ रहे हो, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, प्राउड फील करते हैं, बट फिर भी जो स्ट्रगल कर रहे हैं इनको पता है ना, ओल्ड हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं बिल्कुल इस काम को करते करते। एंड द फिजिकल वॉल्स ऑफ द बिग अपार्टमेंट built around him represent his own mental stress. He feels helpless, stuck in his life and trapped by his broken dream with no way to escape। ठीक है, जो इनका ड्रीम था बिल्कुल वो खत्म हो चुका है, बिल्कुल अब बच नहीं सकते, मतलब उस रास्ते से, कहने का मतलब है ट्रैप्ड फील करते हैं ये। अब आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये आंसर है, पहले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, मतलब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो पूछा है। पैसेज 3 पे चलते हैं, बाप मतलब उस पार्ट बी पे चलते हैं। देखो पार्ट ए और पार्ट बी ये रहा, ठीक है। ये बॉक्स वाला हमने तो कर ही लिया, अभी देखा आपने। अब जो क्वेश्चन 5 है ये भी पैसेज 3 पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन पैसेज 3 वाई इज विली एनोइड एट बीफ। जो विली है वो भाई इतना एनोए, मतलब इतना फ्रस्ट्रेटेड फील क्यों कर रहा है बीफ पर। ऐसे बता चुका हूँ कुछ स्टोरी, आप इसका आंसर कर भी दोगे। फिर ये आंसर हम देख लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। फिर जो अगला क्वेश्चन है ये ध्यान रखना है, जो 9 और 10 है ये भी पैसेज 3 पर ही बेस्ड है, तो ध्यान रखना है। जो 9th क्वेश्चन है इसमें आपको ऐसे लिखना है, चेंजिंग डायनेमिक्स बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, इसके ऊपर, एंड देन आपको डायरी एंट्री लिखनी है कि जो रिफ्लेक्टिंग ऑन द नोशन ऑफ सक्सेस, मेटलिज्म एंड हैप्पीनेस एंड द नीड ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी। मतलब कि भाई जो सक्सेस की चाह रहती है ना, मेटलिज्म रहता है कि मतलब मेटलिस्टिक जिसको डिजायर होती है, हैप्पीनेस और नीड ऑफ फॉर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि पैसेज 3 पर बेस्ड हैं, बट अभी हम बात करेंगे यहाँ पर पार्ट ए के क्वेश्चन नंबर 5 की। ओके, एंड हमारा जो है यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। देखो, इन पैसेज 3 विली लोमन इज डीपली अनोइड, फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री विद हिज सन बीफ, ऑल्दो विली लव्स हिज सन। ये बात नहीं कि भाई विली लोमन को पसंद नहीं अपना बेटा, हर किसी को पसंद होता है, बट वो समझाना चाह रहे अपने बेटे को, है ना। ही कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द वे बीफ इज लिविंग इन हिज लाइफ, है ना। तो भाई वो समझ ही नहीं पा रहा है ना, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि जो बीफ जो अपनी लाइफ को जी रहा है, किस तरह से वो खुश है, मतलब वो $35 उसको मिल रहे हैं हर वीक के, उसमें खुश है, बट उनका जो फादर है वो नहीं चाहते इस चीज़ को। हेयर आर द मेन रीजंस व्हाई विली इज सो अनॉयड एट बीफ। तो पहला है, बीफ इज नॉट अर्निंग इनफ मनी। सही बात है, जो बीफ है वो इतनी इनफ मनी नहीं कमा रहा है, ये पहला रीज़न है। तो विली बिलीव्स दैट अ पर्सन सक्सेस इज मेजर्ड बाय हाउ मच मनी दे मेक एंड हाउ बिग देयर जॉब इज। कि भाई जो एक पर्सन की सक्सेस वो मेजर इस चीज़ से करी जाती है कि वो कितने पैसा बना रहा है और कितनी बड़ी उसकी जॉब है, समझ रहे हो आप। और ही शॉक्ड दैट बीफ इज ऑलरेडी 34 ईयर्स ओल्ड बट स्टिल हैज़ नॉट फाउंड अ स्टेबल करियर। भाई वो शॉक्ड रहते हैं भाई जो विली है कि जो उनका लड़का है, उनका जो सन है वो 34 ईयर ओल्ड का हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका स्टेबल करियर नहीं है। एंड विली पॉइंट्स आउट दैट बीफ इज येट टू मेक इवन $35 अ वीक। और विली पॉइंट करता है कि भाई जो बीफ है वो केवल $35 बना पाता है एक हफ्ते में। एंड फॉर विली अ ग्रोन मैन अर्निंग सो लिटिल एट दिस स्टेज, ठीक है, एंड इज अ कंप्लीट फेलियर एंड अ डिस्ग्रेस। मतलब कि बहुत कम कमाते हैं इस एज तक, जो कि ज़्यादा कमाना चाहिए, कहने का मतलब ये है। विली हेट्स बीफ फार्म्स जॉब। तो विली जो जॉब करता है फार्म में, है ना, उसको हेट करता है विली लोमैन। तो विली वांट्स बीफ टू वर्क इन अ बिग बिजनेस, जॉब इन द सिटी, मतलब सिटी में काम करे और बड़े बड़े बिजनेस में जॉब करे, एंड लुक इम्पोर्टेंट एंड बिल्ड वेल्दी लाइफ, एक वेल्दी लाइफ बनाए, एक इम्पोर्टेंट दिखे। एंड नेस्टेड बीफ लव्स वर्किंग विद हिज हैंड्स आउट ऑन द ओपन फील्ड्स एज अ फार्म है, ठीक है, लेकिन उसको फार्म में काम करना ज़्यादा पसंद है, ओपन फील्ड्स के अंदर। एंड विली फील्स दैट ट्रैम्पिंग अराउंड एंड डूइंग स्मॉल एंड मैनुअल जॉब इज़ अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम फॉर अ ग्रोन मैन, है ना। कि भाई जो विली लेकिन मानते हैं कि एक ग्रोन मैन जो होता है ना, मतलब जो ज़िंदगी में ग्रो करता है, वो इस ऐसी छोटी छोटी जॉब को नहीं करता है। और जो मैनुअल जॉब होती हैं, जो ये फार्म वाली हो गई, एक तरह से कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है। विली बिलीव्स बीफ इज लेजी, है ना, जिसको मैंने बताया था लेजी बम कहता है ये विली लोमन। तो विली जो है बिलीव करता है जो बीफ है वो लेजी है। तो आउट ऑफ शेयर एंगर विली कॉल्स बीफ अ लेजी बम।
ही फील्स दैट बीफ इज नॉट वर्किंग हार्ड इनफ टू फुलफिल हिज बिग ड्रीम्स। तो फील करते मतलब जो विली लोमैन है वो फील करते हैं कि जो बीफ है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है ना, इतना हार्ड वर्क नहीं कर रहा है ताकि वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सके। वो मज़े काट रहा है ज़िंदगी में, कहने का मतलब ये है। तो विली नोज दैट बीफ हैज़ अ वंडरफुल चार्मिंग पर्सनैलिटी एंड वॉज हाईली पॉपुलर इन हाई स्कूल। कि भाई जो बीफ है वो अपने हाई स्कूल में काफ़ी पॉपुलर है, पर्सनैलिटी उसकी काफ़ी चार्मिंग है एंड काफ़ी वंडरफुल भी है वो। तो इसलिए उसको क्या है, होप है अपने बेटे सन से, बीफ से, समझ रहे हो आप। बिकॉज ऑफ दिस विली इज इवन मोर एनोयड दैट बीफ इज वेस्टिंग हिज नेचुरल गिफ्ट एंड डूइंग नथिंग बिग विद हिज लाइफ। है ना, जो नेचुरली उसको चीज़ मिली है ना, अपने स्कूल लाइफ तक और आगे भी, लेकिन उस चीज़ से जो है वो कुछ नहीं कर रहा अपने लाइफ के अंदर, समझ रहे हो। तो ये जो है विली को बहुत एनोय लगता है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, राइट एन एसे ऑन द चेंजिंग डायनेमिक्स बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। बच्चे और पेरेंट्स के बीच में जो डायनेमिक्स है वो चेंज होते जा रहे हैं, आपको पता है ना। आपको इसके ऊपर ऐसे लिखना है और क्यों लेने हैं आपको, यानी हिंट लेने हैं पैसेज 3 से। आपको पता है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच की बात है पैसेज 3 की, वही आपको इसके अंदर मेंशन करना है। द चेंजिंग डायनेमिक्स बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल येट कॉम्प्लेक्स बॉन्ड्स इज इन ह्यूमन लाइफ, है ना। तो कॉम्प्लेक्स बॉन्ड्स बहुत है ह्यूमन लाइफ में, फिर भी जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन का जो बॉन्ड है ना वो काफ़ी ब्यूटीफुल है, ये ध्यान रखना है। और कॉम्प्लेक्स बॉन्ड्स में से भी एक आप कह सकते हो। आगे बात करें, ओवर टाइम दिस बॉन्ड अंडरगोज मेजर चेंजेस एज चिल्ड्रन ग्रो अप एंड बिगिन टू मेक देयर ओन चॉइसेस। जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, चिल्ड्रन बड़े होते हैं तो अपनी चॉइसेस को वो खुद लेने लग जाते हैं और ये बॉन्ड काफ़ी चेंज होता जाता है सिग्निफिकेंटली। एंड जो पैसेज 3 है ना, वो क्या बहुत ब्यूटीफुली हाईलाइट करता है इन चेंजिंग डायनामिक्स को, दिखाता है कि कैसे डिफरेंट एक्सपेक्टेशन होती हैं, है ना, पेरेंट्स की बच्चों से, और जिससे डिस्टेंस बढ़ता है, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं एंड इमोशनल गैप्स बढ़ जाते हैं दोनों जनरेशन के बीच में, क्योंकि फादर वाली जनरेशन और बेटे वाली जनरेशन। इन द पास्ट चिल्ड्रन यूजुअली फॉलोड द एक्सटेक्ट पाथ देयर पेरेंट्स लेड आउट फॉर देम। तो पास्ट में क्या होता था भाई कि जो फादर ने जो पाथ बना दिया अपने बेटे के लिए, सन के लिए, अपने बच्चों के लिए, वही बच्चा फॉलो भी कर लेता था। लेकिन आज की जनरेशन ऐसा नहीं करती है, वो अपने पर्सनल हैप्पीनेस को जो है वो प्रेफर करती है ओवर ट्रेडिशनल गोल्स। जो पहले से उनके जो पेरेंट्स है वो वही ट्रेडिशनल गोल्स फिक्स कर देते हैं, उसको बिल्कुल ही प्रीफर नहीं करते हैं आज के बच्चे। इन द पैसेज वी सी अ क्लियर क्लैश ऑफ वैल्यूज बिटवीन विली लोमन एंड हिज एडल्ट सन, समझ रहे हो। तो जो विली है वो रिप्रेजेंट करता है कि ट्रेडिशनल पेरेंट वो मेथड्स अ चाइल्ड सक्सेस प्योरली थ्रू मनी, हाई स्टेटस एंड बिजनेस अचीवमेंट, लेकिन, है ना, लेकिन जो भाई उसका सन है वो इतना अचीव नहीं कर पाया है ना। ये जो 34 ईयर ओल्ड है वो इतना कम कमाता है और एक फार्म हैंड के तौर पर काम करता है। तो विली चूजिंग अ सिंपल लाइफ क्लोज टू नेचर लुक्स लाइक लेजीनेस एंड कंप्लीट डिस्ग्रेस। तो विली को लगता है कि भाई सिंपल लाइफ जीना, नेचर के बहुत पास रहना, ये प्रॉपर लेजीनेस है और बिल्कुल कंप्लीट डिस्ग्रेस है लाइफ के साथ। और ऑन द अदर हैंड बीफ रिप्रेजेंट करते हैं कि मॉडर्न चाइल्ड हु सीक्स पर्सनल फ्रीडम एंड पीस रेदर देन ड्यूरिंग अ रेस फॉर वेल्थ, ठीक है। तो बताता है कि जो मॉडर्न चाइल्ड है ना, जो बीफ है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो मॉडर्न चाइल्ड है जो कि पर्सनल फ्रीडम और पीस चाहता है रेदर देन एक वेल्दी लाइफ, बिल्कुल शांति वाली लाइफ जीना चाहता है मॉडर्न चाइल्ड होके भी। ये रिप्रेजेंट करता है मैं बीफ। एंड दिस डिफरेंस क्रिएट्स अ ह्यूज कम्युनिकेशन गैप। जो डिफरेंस है एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप बना देता है फादर और मतलब विली और बीफ के बीच में। इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग बीफ्स इंटरेस्ट विली ग्रोस एनोइड, है ना भाई। तो सपोर्ट करने से तो गए भाई बीफ को क्या करने लग गए भाई, एनोय फील करने लग गए, एंग्री फील करने लग गए एंड उसको लेजी बम कहने लग गए। ये दिखाता है हमको कि जो एक कॉमन मॉडर्न प्रॉब्लम है, जो पेरेंट्स हैं वो अक्सर भाई एक ड्रीम में जो बच्चों को चाहते हैं वो फॉलो करें, उसमें बिल्कुल उस लव में खो जाते हैं, फॉल इन लव विद द ड्रीम वर्जन ऑफ देयर चाइल्ड रेदर देन एक्सेप्टिंग हु देयर चाइल्ड एक्चुअली इज। मतलब चाइल्ड एक्चुअली में है क्या, उससे क्या तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ गलत है। व्हेन चिल्ड्रन फेल टू मीट दोज हैवी एक्सपेक्टेशन जो पेरेंट्स ने बनाई थी, जो रिलेशनशिप है भाई वो कैसे हो जाती है, उसमें टेंशन आने लग जाती है और अनवॉइस्ड पेन आने लग जाता है, जो कि जब फिर सब मुंह फुला के रहते हैं। और थैंकफुली द पैसेज ऑल्सो शोज द रोल ऑफ सपोर्टिव रिच प्लेड बाय लिंड, है ना भाई, जो उनकी मदर है, कि कैसे सपोर्टिव नेचर दिखाते कि भाई इसके बावजूद भी वो बोलती है कि वो अपनी लाइफ में फिगर आउट कर रहा है अपने ज़िंदगी में वो क्या करना चाहता है। किसको कहती है, विली को कहती है
तो हमें एक सपोर्टिव ब्रिज भी देखने को मिलता है पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के बीच में। एज द मदर शी ट्राइज टू बैलेंस द सिचुएशन बाय डिफेंडिंग बीफ एंड जेंटली कामिंग विली लव। भाई जो विली है उसको थोड़ा काम करने की कोशिश कर रहे है और बीफ को डिफेंड कर रही है। और ये प्रूव करता है कि अंडरस्टैंडिंग एंड ओपन कम्युनिकेशन आर वाइटल टू कीपिंग अ फैमिली टुगेदर व्हेन टाइम्स चेंज। जब समय बदलता है ना, ओपन कम्युनिकेशन और एक दूसरे की समझ काफ़ी ज़रूरी होती है फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। और कंक्लूजन में आपको ये लिखना है, डायनेमिक्स बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर चेंजिंग रैपिडली, और वाइल पेरेंट्स मस्ट लर्न टू लोअर देयर रिजिड एक्सपेक्टेशन एंड रिस्पेक्ट देयर चिल्ड्रंस यूनिक ड्रीम। तो बच्चों के जो ड्रीम्स होते हैं उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि अपने एक रिजिड एक्सपेक्टेशन पे ठोक देना चाहिए बच्चों पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड चिल्ड्रन शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर पेरेंट्स वरीज, और बच्चों को भी भाई जो उनके पेरेंट्स की चिंताएं हैं अपने उनको अपनी फैमिली को लेकर और खुद बच्चों को लेकर उनको भी समझना चाहिए। एंड ट्रू लव इन अ फैमिली सर्वाइव्स व्हेन बोथ साइड्स चूज पेशेंस एंड एक्सेप्टेंस एंड ओपन डायलॉग ओवर जजमेंट। तो एक ट्रू लव जो होता है ना फैमिली के अंदर, वो कब सर्वाइव कर पाता है, जब दोनों साइड पेरेंट्स टू चिल्ड्रन वाली साइड में पेशेंस हो, एक्सेप्टेंस हो और ओपन डायलॉग हो, ना कि जजमेंट हो। समझ रहे हो आप, ये ध्यान रखना है। तो एक ऐसे आपको लिखना है, तो ऐसे लिखना है, ऐसे में एक टाइटल डाल दो ऊपर सबसे पहले, जो क्वेश्चन में आपको मैंशन मिल जाएगा। देन आपको सारी बातें लिख देनी है, इंट्रोडक्शन डालना है, देन आपको मेन सपोर्टिंग बातें डालनी है, और लास्ट में कंक्लूड आपको कर देना है। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, डायरी एंट्री का क्वेश्चन है। तो डायरी एंट्री आपको लिखनी है जो कि रिफ्लेक्ट करती हो नोशन ऑफ सक्सेस, मेटलिज्म, हैप्पीनेस एंड नीड फॉर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन पीछे कर चुका हूँ, और क्यूज आपको ले रहे हैं पैसेज 3 से। अब जो डायरी एंट्री लिखे जाते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है, ध्यान से आप सुनना भाई। सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट मेंशन करनी है कुछ प्रकार से, देन आपको टाइम मेंशन करना है, और फिर आपको ऐसे सैल्यूटेशन टाइप में लिखना है, डियर डायरी। फिर आपको ऐसे बातें स्टार्ट कर देनी है। समझ रहे हो आप। तो देखो भाई, टुनाइट द हाउस फील्स क्वाइट, जो हाउस है वो शांत दिख रहा है, बट माई माइंड इज इनक्रेडिबली हैवी, जो मेरा लेकिन माइंड है ना बहुत हैवी फील कर रहा है। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट आवर कन्वर्सेशन अर्लियर एंड द एंडलेस प्रेशर टू अचीव व्हाट अ सोसाइटी कॉल्स अ सक्सेस। तो यहाँ पर भाई डायरी में लिख रही है, अपना एक्सपीरियंस ही बता रही है, डायरी यही होती है कि भाई मैं आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट आवर कन्वर्सेशन अर्लियर एंड द एंडलेस प्रेशर टू अचीव व्हाट सोसाइटी को सक्सेस। मतलब जो सोसाइटी जिसको सक्सेस कहती है उसको लेकर जो हमारी कन्वर्सेशन वगैरह हुई है, जो एंडलेस प्रेशर है उसके बारे में ही मैं सोचना स्टॉप ही नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। ठीक है। एंड इस लाइफ रियली जस्ट अ रेस टू एक्यूमुलेट वेल्थ एंड शो ऑफ अ ग्रैंड टाइटल। ठीक है, जो लाइफ है जस्ट रियली क्या एक रेस है जो कि एक्यूमुलेट करती है वेल्थ को और शो ऑफ करती है ना, ध्यान आपको रखना है ग्रैंड टाइटल को। तो यहाँ पे जो डैड है बस बहुत एंग्री है बीफ को लेकर, और इट ब्रेक्स माई हार्ट टू सी देम एस क्लैश लाइक दिस, है ना। और इस क्लैश को देखना इन दोनों के बीच में ये बहुत हार्ट ब्रोकिंग है कह सकते हो। फॉर डैड सक्सेस इज कम्प्लीटली टाइड टू मेटलिज्म, जो सक्सेस है वो क्या है, बिल्कुल मेटलिज्म, मतलब कि एक हाउस होना चाहिए और हर चीज़ होनी चाहिए जो एक ह्यूमन लाइफ में चाहिए। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेटलिस्टिक डिज़ायर। और $35 एक वीक में बनाना, है ना। तो ये बिल्कुल भी जो है एक हाउस के लिए तो काफ़ी नहीं है। एंड बीइंग अ बिग नेम इन द बिजनेस वर्ल्ड, और चाहते हैं कि भाई वो एक बड़ा नाम हो, है ना, बिजनेस के अंदर, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। ही लुक्स एट बीफ एंड ग्रोन मैन ऑफ 34 वर्किंग मैन एज अ फार्म हैंड। ठीक है भाई, 34 ईयर्स का है और वर्किंग एज अ फार्म हैंड, मतलब फार्म हैंड के तौर पर वो काम कर रहा है, और एक कंप्लीट फेलियर के तौर पर वो देखते हैं, और उसको लेजी बम भी कह देते हैं। लेकिन sitting in the room looking out at how we are completely boxed in by massive concrete apartment buildings, I feel a deep sense of suffocation। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताना है जो कि boxed in वाले फ्रेज को आपको एक्सप्लेन कर देना है। एंड वी वर्क अ होल लाइफ टाइम जस्ट टू पे ऑफ अ हाउस एंड बाय द टाइम वी फाइनली ओन इट एंड देयर इज नो बडी लेफ्ट टू लिव इन इट। और लास्ट में कोई नहीं बचता उसमें रहने के लिए, हम पूरी ज़िंदगी पे करते हैं लाइफ टाइम, एक हाउस को खरीद भी लेते हैं, उसको ओन भी कर लेते हैं, बट उसको बाद में कोई बचता ही नहीं है रहने के लिए। और बहुत सारे ट्रीज़ हैं भाई जो थे अपने आसपास वो जा चुके हैं, ग्रास नहीं बची है अब, और एयर भी बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही है ना। ये आपको ध्यान रखना, जो जगह है वो बहुत क्राउडेड हो चुकी है और स्ट्रेसफुल लाइफ हो चुकी है बिल्कुल। और स्ट्रेसफुल सिटी लाइफ इज़ व्हाट वेल्थ इज लुक लाइक, आई डोंट नो इफ़ आई वांट इट, है ना। स्ट्रेसफुल सिटी बिल्कुल ऐसे मतलब कि हर कोई एक रेस में भाग रहा है और वेल्थ के पीछे भाग रहा है, और वो ये कहता है मुझे नहीं पता कि क्या मुझे ये चाहिए भी, ये ध्यान आपको रखना है। एंड ट्रू हैप्पीनेस शुड नॉट बी ट्रैप्ड इनसाइड एन ऑफिस क्यूबिकल, है ना, कि जो
ट्रू हैप्पीनेस होती है बिल्कुल भी ट्रैप नहीं होनी चाहिए ऑफिस क्यूबिकल के अंदर। और बीफ जिन्हें जो है ओपन फील्ड्स के अंदर, है ना, और अपने हाथों से नेचर के क्लोज रहना, फार्म हैंड का काम करना, इसमें अपनी पीस फाइंड करी। और ही हैज़ द नीड फॉर एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, उसको क्या चाहिए कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी चाहिए जो कि एक्चुअली रिस्पेक्ट हो, ना कि जो डैड चाहती हो। समझ रहे हो? तो ऐसा आपको डायरी लिखनी है और आपको लिखना है ऐसे, इट मेक्स मी रियलाइज दैट फोर्सिंग समवन इनटू मोल्ड जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी ओनली ब्रिंग्स मिजरी। अगर आप भाई कुछ पैसों के लिए आप उसको कहीं और धकेल रहे हो, है ना, तो बेकार है। वी नीड टू स्टॉप मेजरिंग ह्यूमन वर्थ बाय बैंक बैलेंस, तो हमें क्या ह्यूमन की वर्थ जो है वो बैंक बैलेंस से बिल्कुल मेजर नहीं करनी चाहिए। ऐसा मैं पैसेज में बताया गया। डायरी एंट्री के अंदर आपको बातें लिखनी है जो जिस पॉइंट पर आपको फोकस करने के लिए बोला गया है और करना भी है। टुमारो आई वांट टू स्टैंड अप फॉर बीफ एंड जेंटली रिमाइंड डैट दैट अ पर्सन इज पीस ऑफ माइंड मैटर सो मच मोर देन अ फैंसी पे चेक। तो यहाँ पर जो है बताते कि भाई मे भी जो भी ये डायरी लिख रहा है ना, मे भी मेल है, तो कहता है कि कल जो है बीफ के लिए मैं खड़ा रहूँगा, है ना, खड़ा रहना चाहता हूँ। एंड जेंटली रिमाइंड दैट जो डैड है कि जो पीस होती है ना वो ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो मैटर ज़्यादा करती है, ना कि फैंसी पेचेक मैटर करता है। और आई जस्ट वॉन्ट्स अस टू ब्रीथ, टू बी हैप्पी एंड टू फाइंड आवर ओन पाथ, ये जो हमारा रास्ता हम खुद ढूंढे और हैप्पी रहें और खुली सांस लें। लिखना है आपको गुड नाइट और अपना नाम आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। समझ रहे हो आप? और इसी के साथ जो है आपका जो ये सब्जेक्ट है, जो क्वेश्चन मैंने वो कराए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन थे इस सब्जेक्ट को समझने के लिए। अब आगे देखो, वीडियो को फिनिश करने से पहले कुछ और बातें। आपके एग्जाम में और तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि आपने पैसेज पढ़ लिया, आज क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि थीम लिखो उस पैसेज की, क्या थीम थी, समरी लिखो उस पैसेज की, और पैराफ्रेज भी, पैराफ्रेजिंग पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। पैराफ्रेजिंग क्या होती है? पैराफ्रेजिंग आती है पोएम पर। पैराफ्रेज मतलब सिंपल समझ सकते हो कि जो बातें पोएम के अंदर बोली गई हैं उनको उसको खुद के वर्ड्स में वापस लिखना विदाउट मीनिंग चेंज, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं पैराफ्रेज। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। बाकी आपके एग्जाम में लेटर आता है, फॉर्मल आता है, इनफॉर्मल दोनों आता है। और ध्यान रखना है भाई, जो इनफॉर्मल लेटर होता है, सॉरी जो फॉर्मल लेटर होता है वो आता है आपका लेटर टू एडिटर, ठीक है। तो लेटर टू एडिटर के ऊपर आपका आता है, ध्यान आपको रखना है। और लेटर टू एडिटर में सिंपल सा कुछ नहीं होता है, सबसे पहले आपका सेंडर्स एड्रेस आता है ना, फिर आप एक लाइन छोड़ते हो, फिर आपको डेट मेंशन करनी होती है, फिर आपको लाइन छोड़नी होती है एक, एंड फिर आपको लिखना होता है द एडिटर, उस न्यूज़ एजेंसी का नाम और उसका एड्रेस, देन आपको सब्जेक्ट, और फिर आपको सैल्यूटेशन लिखना होता है। फिर आपको 3 पैराग्राफ में बात करनी होती है। और जस्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है जिसमें हम स्टार्ट ऐसे करते हो, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर एंड आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन, टॉपिक मेंशन करो, खत्म करो उसको। फिर बीच का जो पैराग्राफ होता है जिसको सेकंड पैराग्राफ बोलते हैं, उसमें आप जो डिटेल्स आपको बोली गई है क्वेश्चन की उसके अंदर फिल करनी होती है। लास्ट में आपको एक रिक्वेस्ट करनी होती है ताकि जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो क्या कर ले, इस पर एक्शन ले ले, प्रॉम्प्ट एक्शन ले ले। और लास्ट में आपको लिखना है योर्स फेथफुली एंड अपना नेम आपको क्या लिखना है, XYZ। ये लेटर टू एडिटर आपके एग्जाम में आ जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगी हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया हो। बाकी कमेंट में आप बता सकते हो और किस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।